सच यह भी है कि दलित धारा को संघ साध नहीं सका और राजनीतिक तौर पर जनसंघ से लेकर बीजेपी तक के दौर में दलित राजनीति को संघ से निकले राजनीतिक स्वयंसेवक समझ नहीं पाए। याद कीजिए अयोध्या आंदोलन और उसके बाद बीजेपी की सियासत। सोशल इंजीनियरिंग कौन कर रहा था? गोविंदाचार्य कर रहे थे। बीजेपी को पाठ पढ़ाना चाह रहे थे। बीजेपी पढ़ भी रही थी। और आजादी के बाद जब खुले तौर पर आरएसएस भी राजनीतिक तौर पर सक्रिय होने से नहीं कतराई और संघ के प्रचारक से पीएम की कुर्सी तक नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए, जनादेश भी उनके साथ था, उस वक्त भी दलित राजनीति को साधने के लिए बिहार में रामविलास पासवान चाहिए था। महाराष्ट्र में आज भी रामदास आठवले की जरूरत पड़ी। मोदी भी बार बार अंबेडकर से लेकर महात्मा गांधी का जिक्र इस दौर में करने से नहीं चुके। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम कैसे मनाएं? महात्मा गांधी जिन्होंने में आजादी दी, इतना बड़े देश को दुनिया के अंदर इतना सम्मान दिलाया, वो महात्मा गांधी को हम क्या दें? मोदी ने सियासत साधी तो संघ ने धारा बदली और पहली बार आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के मुखपृष्ठ पर महात्मा गांधी का जिक्र मोदी के स्वच्छता अभियान के आश्रय जोड़कर किया गया। असल में महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस के दामन पर लगे दाग को पहली बार नेहरू ने ही धोया। 1962 के युद्ध में घायल सैनिकों के बीच राहत का जो काम संघ के स्वयंसेवकों ने किया, उसके बाद 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के राजपथ पर मार्च पास्ट करने के लिए नेहरू ने ही आरएसएस को आमंत्रित किया। 2 दिन के नोटिस पर संघ के 3500 स्वयंसेवकों ने अपनी यूनिफॉर्म में मार्च पास्ट किया। प्रतिबंध हटते ही भारत सरकार ने एक फूड कैंपेन लॉन्च किया। वह फूड कैंपेन सफल नहीं हो सकता है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फूड सेक्रेटरी ने नेहरू जी को बताया। इसके लिए हमें संघ की मदद लेनी पड़ेगी। तब नेहरू जी ने अपने फूड सेक्रेटरी से कहा कि तुम संघ की मदद लो, बट बी कॉशस, ये उन्होंने राइडर दिया। फिर जब 62 का युद्ध हुआ तो जब देश एक तरह से आपात स्थिति से गुजर रहा था देश, तो संघ के स्वयंसेवक जो भी ऐसी चीज़ें थी जैसे ट्रैफिक संभालना, दिल्ली की राजधानी की ट्रैफिक संभालना, बहुत संवेदनशील जगहों पर संघ के लोगों की भूमिका थी। संघ के लोग सेना में शामिल होने के लिए अभियान चला रहे थे और जाने के लिए तैयार थे। इन बातों को देखकर पंडित नेहरू को यह अनुभूति हुई कि संघ को वो जैसा समझते थे वैसा नहीं है। संघ की राजनीतिक सक्रियता क्या मायने रखती है? दरअसल ये प्रधानमंत्री मोदी के लगातार गुजरात से दिल्ली तक पहुंचने के दौर से समझा जा सकता है। माना यही जाता है कि अगर सुरेश सोनी ना होते तो शायद पार्टी के भीतर से बहुत सारी चुनौती मोदी को मिलती। लेकिन सवाल ये नहीं है, चाहे एडगेवार हो, चाहे गुरु गोलवलकर या फिर देवरस और मौजूदा वक्त में मोहन भागवत, राजनीतिक प्रयोग, राजनीतिक सक्रियता हर दौर में रही। और आज जिस स्थिति में संघ खड़ा है उसमें कई सवाल राजनीतिक तौर पर निकल कर आते हैं। लेकिन पन्नों को जरा पलटें और लिए चलते हैं आपको इंदिरा गांधी के दौर में। उस वक्त भी संघ एक लकीर खींच रहा था और इंदिरा गांधी ये कहने से नहीं चूक रही थी कि ये लोग कॉमनल हैं। राजनीतिक प्रयोग की ये तस्वीर थी तो जेपी आंदोलन की, लेकिन पर्दे के पीछे आरएसएस किस हद तक सक्रिय हो चला था, इसका अंदाजा इसी से लग सकता है कि करीब 50,000 स्वयंसेवक जेपी के पीछे खड़े हो चुके थे। नानाजी देशमुख हर दिन जेपी से मिलते थे और सारी जानकारी नागपुर में संघ के मुखिया देवरस तक पहुंचती थी। जेपी राजनीतिक बदलाव के लिए सामाजिक आंदोलन खड़ा कर रहे थे और संघ परिवार सामाजिक बदलाव के लिए राजनीतिक संघर्ष को पैना बनाने में लगा था। पार्टी से बड़ी हो चुकी इंदिरा गांधी संघ परिवार की राजनीतिक सक्रियता को समझने लगी थी। आचार्य विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन के नायक जेपी जब जननायक बने तो इंदिरा गांधी ने इसके पीछे जनसंघ और आरएसएस का हाथ बताया। इमरजेंसी के दौरान
इंदिरा गांधी ने आरएसएस को कम्युनल और देश के लिए खतरा बताते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब इंदिरा जी और विनोबा भावे जी का चर्चा सर्वोदय आश्रम ने प्रकाशित की हुई किताब उपलब्ध है। तो विनोबा जी इंदिरा जी को बोलते हैं कि आप 77 में इलेक्शन ले रहे तो आप आरएसएस को भी मुक्त कर दो, तब रियल अच्छा इलेक्शन होगा। तो इंदिरा जी ने जवाब दिया कि प्रॉब्लम तो वहीं है, ये पूरा जो अपोजिशन है जयप्रकाश नारायण से लेके ये पूरा आंदोलन ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा इंपॉर्टेंट आरएसएस है, मेरे को आरएसएस को तो दबाना है। ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, मैं आरएसएस को फ्री नहीं करूंगी। इंदिरा ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया जो 1977 के इलेक्शन तक जारी रहा और जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो आरएसएस से प्रतिबंध हटा लिया गया और जनसंघ जनता पार्टी सरकार का हिस्सा बना। तो 77 के इलेक्शन में इंदिरा जी ने सब लोगों को रिलीज किया, बीजेपी को रिलीज, उस समय जनसंघ को रिलीज किया, किंतु आरएसएस का बैन कंटिन्यू हुआ और जनता ने हटाया 77 विक्ट्री में। यह भी गजब का संयोग है कि इंदिरा गांधी का कद जिस वक्त कांग्रेस से बड़ा हो चला था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहा जाने लगा था, उस वक्त चुनौती अगर किसी ने इंदिरा गांधी को दी तो चेहरा जयप्रकाश नारायण का जरूर था, लेकिन पीछे आरएसएस ही खड़ा था। हजारों हजार की तादाद में स्वयंसेवक संघर्ष करते हुए सड़क पर नजर आ रहे थे। फिर सवाल वही था, इंदिरा गांधी जिस आरएसएस को कम्युनल कह रही थी और जिस आरएसएस पर नेहरू ने प्रतिबंध लगाया था, वो सारे की सारी स्थितियां चाहे दामन पर दाग क्यों ना हो, लेकिन एक जमीन आरएसएस को मिलती चली गई, आरएसएस आगे बढ़ती चली गई। और इन सब के बीच इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी ने कमान संभाली तो यह भी बहुत कम लोग जानते हैं कि राजीव गांधी को भी आरएसएस के सामने एक वक्त झुकना पड़ा था। अयोध्या में राम जन्मभूमि संघ परिवार की दुखती रग हमेशा से रही। शुरू में राम जन्मभूमि अयोध्या आंदोलन की कमान वीएचपी और दूसरे हिंदू संगठनों के साथ साधु संत संभाले हुए थे। आरएसएस ने अभी इस आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय होने का मन नहीं बनाया था, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि राम जन्मभूमि को लेकर कांग्रेस ने भी सियासी दांव कई बार खेले और नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक के दौर में सॉफ्ट हिंदुत्व का रुख बार बार दिखाया गया। और 1989 में जब राजीव गांधी को अपनी सत्ता जाती दिखाई दी, तब राजीव गांधी ने आरएसएस से अयोध्या को लेकर सौदा करने की चाल भी चली। राजीव गांधी ने क्या किया समझा लो। उस समय आज के नागपुर के हितवाद न्यूज़पेपर के मालिक बनवारी लाल पुरोहित थे, ये कांग्रेस आय के खासदार थे। राजीव गांधी ने बनवारी लाल जी को बतलाया कि आरएसएस के साथ में, आरएसएस पॉलिटिकल है, मेरे को उनके साथ पैक करना है। तो नागपुर में तरुण भारत के चेयरमैन बाबा साहब टालाटुले के घर में राजीव गांधी के प्रतिनिधि, मैं नाम भूल रहा हूं, नाम रिकॉर्डेड है क्योंकि बनवारी लाल पुरोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम दिया हुआ है, उनकी और बाला साहब देवरस की मीटिंग हुई। राजीव गांधी ने मैसेज दिया कि आप 89 के इलेक्शन के पहले मैं आपको अयोध्या देता हूं, आप मुझे बैकिंग दो। संघ ने बतलाया कि अयोध्या हमारी श्रद्धा है, सौदा नहीं होगा। थोड़ा मन में राजीव जी के भी था थोड़ा हिंदुत्व की तरफ टिल्ट होने का, पर बाकी लोग सारे के सारे जितने भी घेर लेते तो आखिर अल्टीमेटली यही हुआ ना। एक बार यस बोल के शिलान्यास करवा दिया ना, परमिशन दिया ना, बिना परमिशन के हो सकता था क्या? शिलान्यास हुआ ना, फिर तीसरे दिन स्टे लगा के रोक दिया। मतलब यू आर कॉर्नर्ड बाई ऑल कॉर्नर्स। कह रहे आप क्या कर रहे हो, ये तो कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी, मुसलमान एक नहीं रहेगा, इस तरह की बातें हुई ना। संघ ने राजीव गांधी के प्रस्ताव पर हां कहने का मन लगभग बना लिया था। दिल्ली में भी संघ और कांग्रेस के नेताओं के बीच कुछ मीटिंग्स हुई, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि संघ ने राजीव गांधी के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। फिर बोफोर्स हुआ और बोफोर्स के पहले दो घटना हुई। मैं मल्टी कम्युनल क्यों बोल रहा हूं, इसमें देवरस जी का फैक्टर ध्यान में आएगा। शाहबानो केस हो गई, जो सेक्युलर होता है, जो प्रोग्रेसिव होता है, जो रिफॉर्मिस्ट होता है। तो शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिफॉर्मिस्ट स्टैंड लिया, जो मुस्लिम समाज का हित चाहता है वो सुप्रीम कोर्ट को बैकिंग दे। इन्होंने कम्युनल मुस्लिम फोर्सेस को सरेंडर होते हुए
सुप्रीम कोर्ट को नलीफाई कर दिया। तो राजीव गांधी का कम्युनल पॉलिटिक्स, अब देवव्रत जी की श्रद्धा अयोध्या। सियासी माहौल बदला तो राजनीति के समीकरण भी बदल गए। राजीव गांधी सत्ता से बेदखल हो गए और संघ के सेनापति आडवाणी वीपी सिंह की सरकार के सारथी बन गए। लेकिन वीपी सिंह ने आरक्षण का दांव चला तो सियासत के सारे पासे पलट गए और झटके में संघ परिवार ने भी पहली बार महसूस किया कि राजनीति को अयोध्या के रास्ते ले जाना ही होगा। आरक्षण की आग फैली तो राजनीतिक कुलबुलाहट बीजेपी के बीच भी खड़ी हुई। संघ परिवार भी सक्रिय हुआ और विश्व हिंदू परिषद के साथ अयोध्या राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में साथ देने का फैसला बीजेपी ने कर लिया। अयोध्या आंदोलन में जो वीएचपी का था, बीजेपी इन्वॉल्व नहीं थी। एक ध्यान में रखो, तो एलके आडवाणी कूद गए तो अब क्या हुआ कि अयोध्या राजीव गांधी की थी, अब अयोध्या एलके आडवाणी की हो गई। ये चक्कर में 89 में मल्टी कम्युनल राजीव गांधी का पॉलिटिक्स खत्म हो गया। आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या तक की राम रथ यात्रा लेकर निकले। यात्रा बिहार में ही रोक दी गई और आडवाणी देर रात गिरफ्तार कर लिए गए। दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। एक चेहरा और एक मुखौटा, क्या वाकई आरएसएस शब्द के साथ इस स्थिति को जोड़ा जा सकता है? यकीनन आरएसएस इनकार करेगी, लेकिन चाहे जनसंघ का दौर हो, चाहे उसके बाद जनता पार्टी का वक्त आया हो और उसके बाद बीजेपी का वक्त आया हो, एक चेहरा कहीं ना कहीं उदारवादी तौर पर रखा गया और दूसरे चेहरे को कट्टर के तौर पर हिंदुत्व के नारे के तहत ढाला भी गया। याद कीजिए, राजीव गांधी के बाद नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। ये वो दौर था जब देश मंडल और कमंडल की दो धाराओं में बंट चुका था और इन सब के बीच 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में विवादित ढांचा ढा दिया जाता और इतिहास के पन्नों में काला अध्याय जुड़ जाता है। लेकिन राम रथ यात्रा पर तो आडवाणी निकले थे। लेकिन 1998 में बीजेपी को जब सरकार बनाने का मौका मिला तो चेहरा आडवाणी का नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी का सामने था। ये मुखौटा थे या यही चेहरा था, इसको लेकर बहस हो चुकी थी। लेकिन बात उससे आगे की होगी, क्योंकि जिस रायसीना हिल्स के जरिए कभी प्रतिबंध का नारा लगाया गया था आरएसएस को लेकर, उस रायसीना हिल्स पर शपथ लेने के लिए अब आरएसएस का स्वयंसेवक प्रचारक प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहा था। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ। सरकार सिर्फ 13 दिन चली, लेकिन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी फिर प्रधानमंत्री बने। गठबंधन की मजबूरियों को बीजेपी अच्छी तरह समझ रही थी। यही वजह थी कि कई बार ऐसा भी हुआ कि बीजेपी और संघ परिवार की दूसरी संस्थाएं आमने सामने आ खड़ी हुई। संघ परिवार की मजदूर शाखा बीएमएस के प्रमुख दत्तोपंत ठेंगड़ी ने वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा की नीतियों को कांग्रेसी नीतियां ठहराते हुए खुलेआम विरोध कर दिया। यशवंत सिन्हा को पद से हटना पड़ा और पहली बार आर्थिक सुधार की हवा में स्वदेशी का मंत्र चुनौती देते हुए दिखा।